नमस्कार मित्रों, वेलकम टू स्टडी प्रो क्लासेस। स्टडी प्रो क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। रोजाना की भांति आज भी हम विज्ञान की एक क्लास लेके आए हैं और हम अब तक पढ़ चुके हैं विलयन के बारे में, और विलयन से आगे आज हम पढ़ेंगे निलंबन और कोलाइड। हम जानेंगे कि निलंबन और कोलाइड के क्या गुणधर्म हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, हमने विलयन के गुणधर्मों के बारे में पढ़ लिया था और हमने देखा कि विलयन के जो गुणधर्म हैं उन्हें हम आंखों से नहीं देख पाते हैं, और वो इतने छोटे होते हैं कि वो 1 नैनोमीटर से भी क्या होते हैं, कम होते हैं। और वो इतने छोटे भी होते हैं कि वो प्रकाश की किरणों को फैला नहीं सकते हैं। हम उनमें विभेद नहीं कर पाते हैं, मतलब वो समांगी मिश्रण होते हैं। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे निलंबन। क्या देखेंगे मित्रों? निलंबन। और जो निलंबन है, अब जो देखेंगे वो क्या है? निलंबन। और जो निलंबन है ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। क्या है ये? विषमांगी मिश्रण है। और जो निलंबन है इसमें हम देखते हैं कि ठोस को अगर द्रव परिक्षेपण में मिला दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? निलंबन प्राप्त होता है, जो कि अपने आप में एक विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है ये? विषमांगी मिश्रण होता है। तो विषमांगी मिश्रण में ठोस को द्रव परिक्षेप में मिलाना या मिलाने पर हमें निलंबन प्राप्त होता है। निलंबन प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होगा? निलंबन। अगर हम इसके गुणधर्म देखें, इसके क्या देखें? गुणधर्म देखें तो गुणधर्म है कि जो निलंबन है वो एक क्या है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण है और विषमांगी मिश्रण है तो हम इन्हें आंखों से देख सकते हैं। हम इन्हें आंखों से देख सकते हैं। विषमांगी मिश्रण को हम आंखों से भी देख सकते हैं। और इनके जो कण हैं, इनके कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। क्या करते हैं? फैला देते हैं, जो कि प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर करते हैं। दृष्टिगोचर मतलब देखने लायक बनाते, दृष्टिगोचर करते हैं। देखो क्या है इसके गुणधर्म? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, और विषमांगी मिश्रण हम जानते हैं जिनमें दो पदार्थों को हम मिलाते हैं तो उनके कणों को आसानी से विभेद कर सकते हैं और उन्हें छानने की विधि द्वारा क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। हम इन्हें आंखों से देख सकते हैं। कण बड़े बड़े होते हैं और हम इन्हें देख सकते हैं, और इनके कण इतने भी बड़े होते हैं कि ये प्रकाश की किरण को क्या कर देते हैं? फैला देते हैं, जो कि प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर करते हैं।
आगे हम पढ़ते हैं कि इनके जो कण हैं, निलंबन है, इनके कण थोड़ी देर बाद क्या होंगे, तल में बैठ जाते हैं, तल में बैठ जाते हैं, तल में बैठ जाते हैं। और तल में बैठेंगे तो ये क्या होंगे, इन्हें छानने की विधि द्वारा, इन्हें छानन विधि द्वारा, छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इन्हें छानन विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इनको हम छान कर अलग अलग कर सकते हैं। और उदाहरण के तौर पर निलंबन का जो उदाहरण है, अगर उस उदाहरण को लें तो उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा रेत या मिट्टी को, रेत या मिट्टी को जल में घोलने पर निलंबन प्राप्त होगा, निलंबन प्राप्त होगा। और हम देखते हैं रेत या मिट्टी को हम जब जल में घोल देते हैं तो रेत के कण हमें आसानी से दिखाई देते हैं और थोड़ी देर बाद में वो बैठ जाते हैं। और जब ये तल में बैठ जाएंगे तो हम इन्हें छानकर मिट्टी को अलग और पानी को अलग कर सकते हैं। तो ये है निलंबन और आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कोलाइड। और कोलाइड क्या है, कोलाइड भी दो से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण है। क्या है, ये भी विषमांगी मिश्रण है, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर है। उस अंतर को हम स्पष्ट करते हैं। तो इनके जो गुणधर्म है कोलाइड के, वो ही पढ़ते हैं, क्योंकि परिभाषा भी इनके गुणधर्मों में ही सम्मिलित है। देखो जो कोलाइड है, इसके कण हम आंखों से नहीं देख पाते हैं, हम आंखों से देख नहीं पाते हैं, इसलिए ये समांगी जैसे प्रतीत होते हैं। कैसे दिखते हैं, समांगी, क्योंकि समांगी को हम आंखों द्वारा विभेद नहीं कर पाते हैं, उनके कणों को देख नहीं पाते हैं अलग अलग। इसी प्रकार जो कोलाइड हैं, इनके कणों को भी हम देख नहीं पाते हैं और देख नहीं पाते हैं, इस कारण इनके कणों को हम अलग अलग नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें कैसा दिखता है, ये समांगी दिखता है। लेकिन वास्तव में कैसा होता है, विषमांगी ही होता है। ये विषमांगी कण होते हैं। कैसे होते हैं, ये विषमांगी कण होते हैं किंतु समांगी के समान प्रतीत होते हैं, प्रतीत होते हैं। और मैंने बता दिया कारण कि ये इसलिए समांगी के समान प्रतीत होंगे क्योंकि इनके आकार इतना छोटा होता है कि हम इन्हें देख नहीं सकते। तो दूसरा यही हो जाएगा पॉइंट, गुणधर्म। इन्हें या ऐसे लिखें इनको, ये इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता है, किंतु ये इतने बड़े होते हैं, मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इतने पर्याप्त मात्रा में बड़े होते हैं कि ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। ये बात ध्यान रखना, प्रकाश की किरणों को वही कण फैला पाते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं। तो इसमें लिखेंगे किंतु ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते। आसानी से क्या करेंगे,
आसानी से फैला देते हैं। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, और अगला पॉइंट ये है, देखो पहले हमने 3 गुणधर्म पढ़ लिए हैं। ये विषमांगी कण होते हैं, किंतु ये समांगी के समान प्रतीत होते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। और तीसरा, किंतु ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। अगला जो पॉइंट है और वो है कि ये चौथा जो पॉइंट है और वो है कि ये कण तल में नहीं बैठते हैं, अतः ये स्थायी होते हैं। अतः ये स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए। विषमांगी होते हैं, छोटे होते हैं, प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, और ये कण तल में नहीं बैठते हैं, अतः ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। और 5वां है, इन्हें छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, किंतु किंतु एक विधि है अपकेंद्रीय विधि। अपकेंद्रीय विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। अलग किया जा सकता है। कौन सी विधि द्वारा अलग कर सकते हैं इसको? अपकेंद्रीय विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। और इसका जो उदाहरण है, और उदाहरण के तौर पे हम लेंगे इसमें दूध एक कोलॉइड का उदाहरण है। और हम जानते हैं दूध के जो कण हैं वो तल में नहीं बैठते हैं, अतः ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। लेकिन दूध से छानन विधि के द्वारा हम इसमें से इनके ठोस और द्रव पदार्थ को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन एक विधि है अपकेंद्रीय विधि, और इस विधि के द्वारा ही हम दूध में से क्रीम जो कि ठोस आकार की होती है उसे निकाल लेते हैं, और जो शेष पदार्थ है वो द्रव के रूप में अलग हो जाता है। तो अपकेंद्रीय विधि द्वारा इसको अलग करते हैं। मित्रों, हमने अब तक विलयन पढ़ लिए, निलंबन पढ़ लिए और कोलाइड पढ़ लिया है। अब कुछ अलग पढ़ते हैं, और वो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जो कि 9th 10th और आगे भी कंपटीशन में न जाने कितने इससे प्रश्न उठ के आए हैं। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, और हम इसमें जो विभेद है एक सारणी के माध्यम से करते चलते हैं। दोनों में एक साथ विभेद करते जाएंगे, जिससे हम आसानी से क्या कर लेंगे? आसानी से इसमें अंतर ज्ञात कर लेंगे। एक तरफ लिखते हैं भौतिक परिवर्तन, एक तरफ लिखते हैं भौतिक परिवर्तन, और दूसरी तरफ लेते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। क्या लेते हैं? रासायनिक परिवर्तन। देखो क्या है भौतिक परिवर्तन और क्या है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, और भौतिक गुणों में रंग, अवस्था आदि में विभेद हम कर सकते हैं। जबकि रासायनिक जो परिवर्तन होता है इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों तरह से क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो देखो इसमें केवल भौतिक रूप, और भौतिक रूप में क्या आ जाएंगी? रंग, अवस्था आदि में परिवर्तन जबकि इसमें रासायनिक जो परिवर्तन है इसमें भौतिक व रासायनिक रूप दोनों प्रकार से परिवर्तन एक साथ होते हैं। दोनों प्रकार से परिवर्तन
इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता है। और इसमें नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। तीसरा होगा, इसमें पदार्थ को पुनर्अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, भौतिक गुण है। इसमें पदार्थों को इसमें पदार्थों को पुनर्अवस्था में पुनर्अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसमें पदार्थों को पुनर्प्राप्त पुनर्प्राप्त नहीं कर सकते। और जब पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो इनमें जो परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है, और इनमें जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, अस्थायी होता है। इसके अलावा ये नए इसमें है जो नए गुणों का विकास नहीं होता है, और इसमें नए गुणों का विकास हो जाता है। तो हम पढ़ रहे थे एक तरफ क्या पढ़ रहे थे, एक तरफ हम ले रहे थे भौतिक परिवर्तन, और दूसरी तरफ ले रहे थे हम रासायनिक परिवर्तन। और हमने इसमें पढ़ लिया था कि जो भौतिक परिवर्तन है इसमें केवल भौतिक रूप से परिवर्तन होता है, इसमें भौतिक व रासायनिक रूप दोनों से क्या होता है, परिवर्तन। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें पदार्थों को पुनः अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, इसमें पदार्थों को पुनर्अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। और चौथा है कि ये अपने गुणों को हो नहीं खोते हैं, जबकि ये अपने गुणों में क्या आते हैं, स्थायी परिवर्तन, मतलब नए गुणों का विकास हो जाता है। अतः ये अस्थायी होता है और ये क्या होता है, स्थायी होता है। तो इसमें ये लिखूंगा अगला पॉइंट कि इसमें स्थायी रूप से परिवर्तन होता है, या पहले ये लिख लेते हैं इनमें नए गुणों का विकास नहीं होता है, विकास नहीं होता है। और इसमें क्या होगा, रासायनिक जो परिवर्तन है इसमें नए गुणों का विकास होता है, नए गुणों का विकास होता है। नए गुणों का क्या होगा, इसमें जो परिवर्तन है वो अस्थायी होता है। इसमें भौतिक जो परिवर्तन है इसमें परिवर्तन अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है वो स्थायी होता है। इसमें रासायनिक जो परिवर्तन है क्या होता है, स्थायी होते हैं। पदार्थ अपने मूल गुणों को खो देता है, पदार्थ अपने मूल गुणों को खो देता है। मूल गुणों को अपन भौतिक पढ़ रहे हैं, भौतिक गुणों में खोता नहीं है, अपने पदार्थ अपने मूल गुणों को नहीं खोता है, नहीं खोता है। जबकि जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें पदार्थ अपने मूल गुणों को
खो देता है, खो देता है। पदार्थ है वो अपने मूल गुणों को खो देता है। अब हम इनके उदाहरणों की बात करते हैं, और उदाहरण है, पहले हम भौतिक परिवर्तन के लेते हैं। तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, और एक तरफ ले लेते हैं हम रासायनिक परिवर्तन के, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में है बर्फ का जल में बदलना, या जल का वाष्प में बदलना, कागज का फाड़ना, कागज का फाड़ना, या कागज का फाड़ना, या कहें बल्ब का जलना, बल्ब का जलना। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? एक है मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। जबकि हम रासायनिक परिवर्तनों की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में आते हैं जो जिनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे दूध का दही में जमना, दूध का दही में जमना, दूध का दही में जमना। नंबर 2, कागज का जलना, कागज का जलना। पेट्रोल डीजल कुछ भी जले उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। लकड़ी का जलना, ठीक है, लकड़ी का राख में बदलना, लकड़ी या कोयले का राख में बदलना, राख में बदलना, हम इसे भी पुनर्प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा जो पाचन होता है, श्वसन होता है, ये भी क्या होते हैं, किसके उदाहरण है? ये भी किसके उदाहरण है? ये भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। लेकिन एक ऐसा उदाहरण है, और ऐसा एकमात्र उदाहरण मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना है। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो मोमबत्ती का जो जलना है इसमें भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, क्योंकि इसमें देखो मोम तो पिघल रही है, मोम पिघल रही है और मोम पिघल रही है, तो इसमें क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। और उसके अंदर की जो रस्सी है वो जल रही है, उसके अंदर की जो रस्सी है वो जल रही है, रस्सी का जलना। और जो इसके अंदर के जो धागा है, धागा लिख देते हैं रस्सी के जगह, क्या लिखते हैं? धागा। जो इसके अंदर का जो धागा है, धागा जल रहा है, और धागा जल रहा है तो जलना जो भी होता है वो किसका होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। वो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है वो? रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है इसमें? रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता। इस कारण मित्रों, ये जो मोमबत्ती का जलना है ये भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार में आते हैं। आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि रोजाना की बाती आज भी आपका जो ये सेशन है वो अच्छा रहा होगा, शानदार रहा होगा। आते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।